तो ग्रुप 13 हम लोगों ने कर लिया था बच्चों, और अब हम लोग पी ब्लॉक के ही सेकंड ग्रुप में जाएंगे, दैट इज़ ग्रुप 14। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14। कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितना अबंडेंट है। It is most widely distributed in nature in free as well as in the combined state. In elemental state, it is available as coal, graphite and diamond. तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों की डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। हालांकि डायमंड डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता है, बट कोल और ग्रेफाइट आई एम श्योर कि सभी लोगों ने कभी ना कभी देखा जरूर होगा। However, in combined state, it is present as metal carbonates, hydrocarbons एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि 0.03% ऑफ द एयर, एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वन कैन एम्फेटिकली से दैट कार्बन इज द मोस्ट वर्सटाइल एलिमेंट इन द वर्ल्ड। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स सच एज डाईहाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर प्रोवाइड्स एन astonishing array of material ranging from लिविंग टिश्यू टू ड्रग एंड प्लास्टिक्स। तो कार्बन तो हमारे जितना लिविंग वर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी कार्बन पे ही डिवोटेड है। और नेचुरली अकरिंग कार्बन कंटेन्स 2 आइसोटोप्स C12 एंड C13। इन एडिशन टू दिस थर्ड आइसोटोप C14 इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये रेडियो एक्टिव होता है और आप जानते हैं इसका यूज़ जो किया जाता है वो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। सिलिकॉन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट है। सिलिकॉन सिलिका का पार्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेरेमिक्स, ग्लास एंड सीमेंट। तो ये इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी ने यहाँ से स्टार्ट किया है। एंड नाउ वी विल गो टू द जर्मेनियम एग्जिस्ट इन ट्रेसेस। टिन अकर्स मेनली एज कैसिटराइट, SnO2 एंड लेड एज गैलेना। तो पहला सवाल तो बच्चों यहीं से आपको याद रख लेना है, पूछ लिया जाता है गैलेना कौन होता है। तो लेड सल्फाइड इज कॉल्ड गैलेना। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर। आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें जो ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर है या जो डायोड वाला चैप्टर है उसमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। द इम्पॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर गिवन इन द टेबल। कन्फिगरेशन इनका क्या होता है, NS2NP2 इनका कन्फिगरेशन है। जो बच्चे NS2NP2 का मतलब नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, N जो है इसमें वो बताता है वैलेंस शेल को। तो अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा है NS2NP2 तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस पीरियड में आप चल रहे हैं उसी पीरियड का जो वैल्यू होगा उसी को n मान लिया जाएगा। लेट अस कंसीडर सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। जानते हैं फर्स्ट पीरियड में तो कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट होता नहीं, तो अगर सेकंड पीरियड में चलेंगे तो कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2s2 2p2 और ये वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है और आप जानते हैं इसका नाम क्या होता है, कार्बन। नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे तो हो जाएगा 3s2, थर्ड पीरियड में 3s2 3p2, इसका नाम क्या होता है, सिलिकॉन। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे इट विल बिकम 4s2 एंड 4p2, ये आउटर मोस्ट का कन्फिग्रेशन है और इसका नाम क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा टिन और लास्ट में आ जाएगा लेड। तो ये जो जनरल कन्फिग्रेशन लिखा जाता है हम पीरियड नंबर को ही मान लेते हैं n और इस जनरल कन्फिग्रेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कोवेलेंट रेडियस। आप जानते हैं कि साइज जो होता है वो कार्बन से लेकर सिलिकॉन, देयर आफ्टर फ्रॉम सिलिकॉन टू Pb a स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। तो मैंने आपको रेडियस के बारे में एक क्या बताया था, एक आपको एक्सेप्शन बताया था ग्रुप 14 में और वो एक्सेप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को टेबल से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, सो लेट्स हैव द टेबल।
ऑन द स्क्रीन। तो देखिए सबसे बच्चों टेबल में क्या दिया है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर आई होप आप लोगों को याद होंगे 6, 14, 32, 50 एंड 82। कार्बन का मत भूलना। एटॉमिक मास भी मुझे उम्मीद है याद होगा। देखो सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड देखो। कोवेलेंट रेडियस 77 से 118 बढ़ा, फिर 122 से 140 बढ़ा और फिर 140 से 146 बढ़ा। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला है। एक्सेप्शन आपको मिलता है किसमें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर देखते हैं। आप जानते हैं जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो कार्बन का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन है वो 1086 है, उससे कम हुआ 786, अच्छा नंबर आ गया। इसके बाद उससे कम हुआ 761 आ गया, फिर उससे कम होके 708 आ गया, लेकिन लास्ट में आप देखें इससे बढ़ के 715 आ गया। इसका मतलब इसको आगे होना चाहिए और ये होना चाहिए इधर की तरफ, यानी लास्ट में फ्लिप होता है ग्रुप नंबर 14 में आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में। ये बात आपको याद रखनी है रिगार्डिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड। सो नाउ वी विल गो टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की सिर्फ याद रखें और किसी की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सबकी 1.8 1.9 के ही करीब है। तो अगर एक बार देख ही लिया है तो दैट इज़ नॉट बैड। डेंसिटी आप देख सकते हैं, डेंसिटी का वेरिएबल डेटा है। डेंसिटी सिलिकॉन की कम है, कार्बन की 3.51 दैट इज़ मोर देन आफ्टर 5.32, 7.26 एंड 11.34, यानी डेंसिटी बढ़ रही है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है किसका, कार्बन का, फिर उसके बाद है सिलिकॉन का, सिलिकॉन के बाद है जर्मेनियम का, जर्मेनियम के बाद टिन और लेड में आप देख सकते हैं कि वही आपको देखने को मिलेगा एक्सचेंज ऑफ द ट्रेंड। तो ये चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी में आपसे पूछी जाती हैं, यही यहाँ पर लिखी हुई भी हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में एक एक्सेप्शन है, बाकी किसी भी चीज़ में एक्सेप्शन इसमें नहीं है। ओके, लेट्स गो टू द केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होती है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो आप देखें कार्बन जो ग्रुप 14 है, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ ग्रुप 14, तो इस पूरी फैमिली में ग्रुप 14 में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, NS2NP2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ NS2NP2 के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 4 के चारों इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट कर लिया तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। अगर केवल P वाले इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया, यानी अगर किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, S वाले इलेक्ट्रॉन ने नहीं पार्टिसिपेट किया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। और अगर ये एज अ नॉन मेटल काम कर रहे हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -4। तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपको देखने को मिल सकती है। अब इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, आपको पता है कि लोअर में लोअर ज़्यादा स्टेबल होती है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे ही ग्रुप में नीचे जाओगे वैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी +2 स्टेट की बढ़ती चली जाएगी। और +4 की स्टेबिलिटी जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे +4 स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। और ये मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में पहले ही बता चुका हूँ कि लोअर इज़ मोर स्टेबल इन द लोअर एलिमेंट्स। -4 की जो स्टेबिलिटी है वो भी नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। कारण क्या है इसके डिक्रीज करने का, -4 एक नॉन मेटेलिक ऑक्सीडेशन स्टेट है और नीचे वाले जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो दिस इज़ फॉर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विच डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में 3 ट्रेंड्स आपको यहाँ से इस तरीके से याद रखने हैं। अब अपनी किताब की लाइंस पढ़ लेते हैं। द ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स exhibited by these elements are +4 and +2. Carbon also exhibit negative oxidation states since the sum of first 4 ionization enthalpy is very high. Compounds in +4 oxidation state are generally covalent in nature.
तो ये मैंने आपको फजान्स रूल बताया है, और फजान्स रूल के बारे में आप जानते हैं जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। इन हैवियर मेंबर्स द टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इसमें आप देखें ये इंक्रीज कर रही है जर्मेनियम, टिन और लेड में, जो कि हम लोगों ने बात कर ली है कि +2 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी। इट इज़ ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, और इसी बात को क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट vary down the group. Carbon and silicon mostly show +4. Germanium form stable compound in +4 state. Only few compound in +2 state. Tin form compound in both oxidation state Sn+2, and +2 is a reducing agent. Lead compounds in +2 state are stable, and in +4 state a strong oxidizing agent. In tetravalent state, the number of electron around the central atom in a molecule are 8. Being electron precise molecule, they are normally not expected to act as electron acceptor or electron donor. तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करते हैं ना तो डोनर। इससे पहले जो ग्रुप पढ़ा था यानी ग्रुप नंबर 13, उसमें आपको याद हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे आउटर मोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो किसकी तरह बिहेव करता था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, यानी लुईस एसिड की तरह बिहेव करता था। अब एक बात यहाँ पर और है ज़रूरी जो बच्चों आप लोगों को याद रखनी है, एंड दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, देखो 2 एलिमेंट्स को मैं लिखता हूँ। सबसे पहले अगर मैं +2 स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो मेरे पास कौन कौन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये 4 मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं। अगर मैं +2 स्टेट की बात करूँ तो जर्मेनियम, टिन और लेड, इस तरीके से +2 स्टेट की स्टेबिलिटी, +2 लोअर है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बन सिलिकॉन में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये +2 में एलिमेंट्स ये बनाते ही नहीं हैं। +4 स्टेट की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये जो ट्रेंड है, दिस ट्रेंड विल बी रिवर्स्ड। सो जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन एंड सिलिकॉन, सो दीज विल गो इन द अपोजिट ट्रेंड। ये अपोजिट ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ये मोर कोवेलेंट भी होते हैं +4 वाले। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूँगा, आप ध्यान से उसको सुन लें। जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होता है यानी लेड, इसके अंदर +2 ज़्यादा स्टेबल होती है, और जो उससे जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट होता है उसके अंदर +4 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर मैं लेड में देखूँ तो उसका +2 इज़ मोर स्टेबल दैन लेड +4, और अगर मैं टिन में देखूं तो टिन के अंदर Sn+2 इज़ लेस स्टेबल दैन Sn+4। यानी आप यहाँ पर देखें तो +4 ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पर +2 ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें आप ये सोचें कि अगर +2 ज़्यादा स्टेबल है तो जो Pb+4 होगा ये हमेशा क्या चाहेगा, यह हमेशा बनना चाहेगा Pb+2। कारण क्या है, +2 इज़ मोर स्टेबल। तो Pb+4 +2 कैसे बन सकता है, इसको ये बनने के लिए क्या गेन करना पड़ेगा, इट विल हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें तो इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तभी तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। और अगर इसने गेन किया तो ये खुद रिड्यूस हो गया, और अगर ये खुद रिड्यूस हुआ है तो ये एक बहुत अच्छा कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि आप जानते हैं जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो Pb+4 इज़ अनस्टेबल एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Pb+4 अनस्टेबल होता है और ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में आपसे पूछना चाहूँ तो मैं देखो कैसे पूछ सकता हूँ। मैं आपसे इस तरीके से पूछ सकता हूँ कि PbCl2 और PbCl4 इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली PbCl2 ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि +2 ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन अगर इसी का रिवर्स में पूछ लूँ कि SnCl4 और SnCl2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, SnCl4 विल बी मोर स्टेबल। ये गलत मैंने बना दिया इसको, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा।
SnCl2 और SnCl4 में पूछा गया है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो यू विल टेल दैट विच इज़ मोर स्टेबल, SnCl4 इज़ मोर स्टेबल देन SnCl2। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि Pb+4 का बिहेवियर बताएं, तो Pb+4 हर समय परेशान रहता है कि वो Pb+2 बन जाए, तो Pb+2 बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाते हैं, दिस इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी कॉन्सेप्ट को Sn पे भी लगा के देखते हैं। Sn में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, +4, तो जो Sn+2 होगा उसकी हमेशा इच्छा क्या कहेगी कि वो क्या बन जाए, Sn+4 बन जाए, बिकॉज दैट इज़ मोर स्टेबल। और Sn+2 को Sn+4 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, Sn+2 ऑक्सीडाइज होगा, यानी Sn+2 इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों अब ये जब सवाल आए ना, ये नीट का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, तो जब ये सवाल आए तो इसको इतना सोचने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको बताऊं, आप रट लें, Pb ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और Sn रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन Pb+4 और Sn+2, तो वो सवाल में कंफ्यूज करने के लिए आपको कभी +4+2 करके पूछेंगे, तो आप ये जान लें Lead+4 इज़ OA एंड Sn+2 इज़ अ गुड RA, ये बात आपको याद रखनी है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अगली जो बात इसमें लिखी है वो वही लिखी है जो हम लोग पहले ग्रुप 14 में भी कर चुके हैं। कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंस मोर देन 4। हम पहले ही जानते हैं कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये 4 से ज़्यादा कोवेलेंस नहीं बना सकता है। कारण क्या है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अदर एलिमेंट्स ये काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। ड्यू टू दिस देयर हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस, d ऑर्बिटल है इसलिए हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, और टेंडेंसी है इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर फ्रॉम डोनर। अब आप देखो SiF6 या GCl6 या SnOH6, इसमें कितने कितने बॉन्ड बनाए हैं इन लोगों ने, 6 बॉन्ड बनाए हैं। और कार्बन ये काम बेचारा कभी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, जबकि उसी के ग्रुप के अन्य मेंबर्स इस काम को कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जो एक्स्ट्रा टैलेंट है इस काम को करने का, दैट इज़ वैकेंट d ऑर्बिटल। सो बिकॉज ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल दे कैन गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स विच आर अबव 4। ओके, नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी भी हम लोग पहले लिख के याद करें, लिख के याद करने से ज़्यादा याद होता है बच्चों, तो लिख के याद कर लेते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। देखो 2 तरह के ऑक्साइड ये लोग बनाते हैं। इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और इनके 2 तरह के ऑक्साइड बनते हैं। एक होता है डाई ऑक्साइड, आप यहाँ देखें कार्बन डाइऑक्साइड सबने सुना होगा, और एक होता है मोनो ऑक्साइड दैट इज CO। इसी पैटर्न पे सारे बन जाएंगे SiO2, और ये SiO एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं इसको यहाँ नहीं बना रहा हूँ। इसके बाद फिर जर्मेनियम का GeO2 आ जाएगा, Sn का आ जाएगा SnO2, और लेड का आ जाएगा PbO2, लेड ऑक्साइड। इसका मोनो बनाएंगे तो दिस विल बी SnO एंड दिस विल बी PbO, और यहाँ पे आप बनाएंगे तो जर्मेनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड में बना लिए, एक तो मोनो ऑक्साइड भी बना लिया और डाई ऑक्साइड, सब के बना लिए मैंने। अब एक एक करके इनका हिसाब किताब कर लेते हैं। सबसे पहले Sn और Pb यानी टिन और लेड, ये अपने उसमें आते हैं एग्जाम्पल एम्फोटेरिक वाले में, अगर आपको याद हो तो वो उसमें कौन कौन आता है, बेरिलियम, फिर आता है टिन, फिर आता है गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। तो टिन और लेड दोनों ही किस में आ रहे हैं, एम्फोटेरिक वाले में आ रहे हैं। तो इसका चाहे मोनो ऑक्साइड हो और चाहे डाई ऑक्साइड हो, ये दोनों ही टिन और लेड के क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो देखो इतने सारे हमारे सामने लिखे थे, उसमें से 4 ऑक्साइड तो मैंने सीधे पहचान लिए कि SnO, SnO2, PbO, PbO2 ये सारे ही किस नेचर के होंगे, दे विल बी ऑफ एम्फोटेरिक नेचर, ये मुझे पहचान में आ गया। अब मैं आता हूँ ऊपर वालों पर। तो आप जानते हैं कि जो ऊपर के एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटेलिक होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक।
तो CO2 किस नेचर का है? इट इज़ ऑफ एसिडिक नेचर। SiO2 किस नेचर का है? एसिडिक। और GeO2 भी किस नेचर का है? एसिडिक। तो ये जो ऊपर वाले तीन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों कैसे हैं बच्चों? एसिडिक नेचर के हैं, ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही ट्रांजिशन भी होता है, एसिडिक, एम्फोटेरिक, और फिर नीचे आता है जो मेटेलिक होता है उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ बेसिक वाला कोई है नहीं। CO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में सवाल बहुत बार पूछा जाता है। CO इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस वन इज़ अ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो ना एसिड से रिएक्ट करे ना बेस से रिएक्ट करे। एसिडिक वो ऑक्साइड है जो बेस से रिएक्ट करता है, बेसिक वो ऑक्साइड है जो एसिड से रिएक्ट करता है, एम्फोटेरिक वो है जो दोनों से रिएक्ट करता है, और न्यूट्रल वो है जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है। और GeO यानी जर्मेनियम विल बी एसिडिक इन नेचर। सो अगर मैं इनको टोटल सम अप करूं तो आप बस ये याद कर लें कि इसमें कोई भी बेसिक ऑक्साइड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, टिन और लेड के सारे ही ऑक्साइड किस नेचर के हैं? एम्फोटेरिक नेचर के। और इसके बाद एक याद करना रहेगा कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब यहीं पर एक बात आप और तुरंत का तुरंत याद कर लें, तीन ऑक्साइड है जो न्यूट्रल हैं, CO, NO और N2O। तो इसको एक कविता की तरह बिल्कुल हमेशा याद रखें। CO, NO एंड N2O यही अपने सिलेबस में तीन ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल हैं। दीज आर द थ्री ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये ऑक्साइड्स के बारे में होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग अपनी किताब में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द डाइऑक्साइड CO2, SiO2 and GeO2 are acidic, whereas SnO2 and PbO2 are amphoteric. CO is neutral, GeO is distinctly acidic, whereas SnO and PbO are amphoteric. तो ये जो बात अभी मैंने वहाँ पर लिखी थी वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आपको याद कर लेना है। वाटर के साथ रिएक्टिविटी के बारे में क्या है? कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। टिन अगर स्टीम से रिएक्ट करे तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, और लेड भी इससे अनअफेक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। तो ये ज़रूरी बात है और इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था तो लेड को और अच्छे से रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन लेड पैसिव फिल्मिंग के कारण अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता है। हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी में दो तरह के आपको हैलाइड मिलेंगे, एक बनेगा MX2 और एक बनेगा MX4। इसके बारे में एक ही क्वेश्चन है जो पॉपुलर है और वो क्वेश्चन आपको याद रखना है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि विच हाइलाइड इज कोवेलेंट इन नेचर एंड विच इज, जैसे फॉर एग्जांपल SnCl2 और दूसरा दे दिया जाएगा SnCl4, और पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसमें से ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का कौन है। तो आप देखें कोवेलेंट के लिए क्या नियम होता है? स्मॉल कैटायन स्मॉल होना चाहिए। फजान्स रूल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, स्मॉल कैटायन द एनायन शुड बी लार्ज, जितना लार्ज एनायन हो सके, मोर चार्ज जितना ज़्यादा हो, और कन्फिग्रेशन जो है वो स्यूडो कन्फिग्रेशन हो। स्यूडो मतलब आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अगर ये चीज़ें पाई जाएंगी तो वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा, और इस रूल को किसने दिया था? दिस वॉज गिवन बाय फजान। तो अगर अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल यहाँ पर आप देखें कि जो टिन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस वजह से टिन यहाँ पर ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा इसकी अपेक्षा। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस कोवेलेंट है, +4 इज़ मोर कोवेलेंट। नेक्स्ट एक बहुत ही ज़रूरी बात है 2019 में 18 में पूछी गई है। एक्सेप्शन आर SnF4 एंड PbF4। किस चीज़ का एक्सेप्शन है? इनके जितने हैलाइड्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं क्योंकि कोवेलेंट होते हैं, लेकिन SnF4 और PbF4 ये जो हैलाइड्स हैं ये आयनिक नेचर के होते हैं। आप जानते हैं फ्लोरीन जो है वो जनरली आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो इसमें जो दो हैं वो आयनिक नेचर के हैं। देयर आर 2 हैलाइड्स विच आर ऑफ आयनिक नेचर,
and these are SnF4 and PbF4. Sn मीन्स टिन और लेड, ये मेटेलिक हैं और इनके जो हैलाइड है, फ्लोराइड है, वो आयनिक है. PbI4 does not exist because Pb+4 is highly oxidizing and I- is reducing. इस वजह से PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है. बट रीज़न जो NCERT ने लिखा उसको पढ़े ज़रा. PbI bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair 6s electron and excite one of them to higher orbital to go to have 4 unpaired electrons around lead atom. इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेड एटम अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो लेड किस तरीके से बनेगा. लेड 6th पीरियड का एलिमेंट है, आप जानते हैं, और अगर वो 6th पीरियड का एलिमेंट है तो उसका जो वैलेंस सेल का कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 6s2 और 6p2. अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. 6s मैंने ये बना लिया और यहाँ पर बना लिया मैंने 6p. अब 6s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6s में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, वो मैंने यहाँ पर बना दिया, और 6p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो इस तरीके से बना दिए हुंस रूल के मुताबिक. अब आप देखें जब बॉन्डिंग करने का टाइम आता है तो इससे बॉन्डिंग करने के लिए कौन आएगा. अगर हमको PbI4 बनाने की इच्छा है तो हम आयोडीन को लाएंगे बॉन्डिंग करने के लिए. नाउ एक आयोडीन आके बॉन्डिंग करेगा इस वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा आयोडीन आके यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा. जब भी नया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है. तो इस बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज़ होगी, अगर वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती, अगर वो इतनी सफिशिएंट होती कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के अनपेयर करके P में पहुँचा दे, तो उस केस में तो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते. लेकिन चूंकि यहाँ पर उतनी एनर्जी नहीं रिलीज़ होती है, इस वजह से ये जो 4 आयोडीन हैं वो इसके साथ नहीं जुड़ पाते हैं, केवल 2 ही जुड़ पाते हैं, क्योंकि इन दोनों के जुड़ने से इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई कि वो इसकी अनपेयरिंग कर सके. और आप जानते हैं बॉन्ड वही बनाता है जो अनपेयर्ड होता है, पेयर्ड वाले बॉन्ड नहीं बनाते हैं. तो अगर ये यहाँ पर आ सकता तो PbI4 बनता, लेकिन ये यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए PbI4 नहीं बनता है. PbI4 इज़ अनस्टेबल. कहीं कहीं इसी बात को इस तरीके से भी लिखा जाता है कि PbI4 इसलिए नहीं बनता है क्योंकि Pb+4 इज़ अ गुड OA, इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और I- जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, वो रिएक्ट कर जाएंगे. अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल, अगले पॉइंट की तरफ. यहाँ आप देखें GeX4 इज़ मोर स्टेबल दैन GeX2 whereas PbX2 is more stable than PbX4. यानी lower oxidation state is more stable in lower element. Except CCl4, other tetrachlorides are easily hydrolyzed by water because the central atom can accommodate OH minus, can accommodate the lone pair of electron from oxygen atom of water molecule. तो ये हाइड्रोलिसिस के बारे में है. थोड़ा सा जानकारी हाइड्रोलिसिस के बारे में भी जान लेते हैं. व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस. तो आप एक एग्जांपल देखें. लेट अस कंसीडर आई हैव SiCl4. तो अगर मैं SiCl4 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इस तरीके का बनेगा. सिलिकॉन और इसके साथ क्लोरीन ने 4 तरफ से बॉन्ड बना रखे हैं. दिस इज़ SiCl4 और ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये टेट्राहेड्रल बनाया है. अब इस सिलिकॉन के पास आप देखें इसके आउटर मोस्ट में तो टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने बॉन्डिंग कर ली. लेकिन आप जानते हैं सिलिकॉन किस पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है. तो ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है. मैंने आपको शुरुआत में ही ये बात बताई थी. तो ये सिलिकॉन एक OH के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है क्योंकि OH के पास लोन पेयर है. तो ये सिलिकॉन OH से भी बॉन्डिंग कर लेता है जो कि इसको H2O से मिलता है. अब अगर ये OH से बॉन्डिंग कर लेगा तो ऑब्वियसली इसको चाहिए तो 4 ही लोग, जिसमें से 4 Cl पहले से थे और ये Cl से पहले से परेशान था. तो जब इसको OH मिल जाता है तो ये एक Cl को यहाँ से बाहर फेंक देता है. ऐसे एक एक करके ये चारों Cl को बाहर फेंक देगा. तो जो नया, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, Cl हटाना और OH लगाना. दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस. तो फाइनली हमारे पास किस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा.
फाइनली हमारे पास सारे ही Cl हट जाएंगे और ये बन जाएगा SiOH OH, यहाँ भी OH होगा और यहाँ भी OH होगा, यानी 4 OH लग जाएंगे। दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। अब ज़रा सोचो बच्चों कि क्या यही काम, ये जो बात यहाँ पर लिखी है, क्या इसी चीज़ को कार्बन कर सकता है अगर CCl4 हो? तो कार्बन यही काम नहीं कर सकता है। उसका कारण 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो यह है कि कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स, या इसी बात को लिखते हैं कि इट कैन नॉट हैव अ कोवेलेंस मोर देन 4, या इसी को लिख दें डज नॉट हैव, क्यों नहीं बना पाता है ये, डजंट हैव d ऑर्बिटल, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है जो कि वैकेंट हो। अगर इसके पास d ऑर्बिटल होती तो ये भी वही काम कर लेता। तो CCl4 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है मैं आपको बता नहीं सकता। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन कि CCl4 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है जबकि SiCl4 उसी के ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। तो रीज़न क्या हो जाएगा, वाई SiCl4 गोज़ फॉर हाइड्रोलिसिस, इट हैज़ d ऑर्बिटल। अगर कोई पूछ ले कौन सा d ऑर्बिटल है तो यू कैन से 3d, और इसमें नहीं होने का रीज़न क्या है, बिकॉज नो d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इसका कोवेलेंस लिमिटेड होता है 4 तक। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है बच्चों। यहाँ आप देखें चित्र भी बनाया गया है, SiCl4 था, इस SiCl4 पे वाटर ने लोन पेयर से अटैक किया, तो आप देखें एक Cl, जो ये वाला Cl है, ये Cl यहाँ से हट गया और यहाँ पर इसकी जगह पर कौन आ गया, OH। अब आप देखें ऐसे ही 3 बार हुआ, 3 H2O ने और अटैक किया, तो अब चारों ही OH आ गए हैं। अब कहीं भी Cl नहीं है, यानी क्लोरीन नहीं है। तो क्लोरीन को हटा के OH का आना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, एंड दिस एसिड इज कॉल्ड सिलिसिक एसिड। इस एसिड का नाम होता है सिलिसिक एसिड। एक क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर दिया है, SiF6 इज नोन एज वेयर एज SiCl6 डज नॉट, गिव पॉसिबल रीजन। तो SiF6 होता है लेकिन Cl6 नहीं होता है। उसका कारण क्या है, Cl बहुत बड़ा आयन है, इट इज़ अ लार्ज आयन, तो स्टेरिक रीजन्स की वजह से ये उसको सराउंड नहीं कर सकता है। कार्बन का बिहेवियर एनोमलस होता है, रीज़न क्या होगा, बिकॉज ऑफ ओनली 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज़ कि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, और दूसरा इसका साइज़ अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है। इस वजह से कार्बन का जो बिहेवियर है वो एनोमलस है। और आप जानते हैं कि कार्बन अकेला पूरी एक केमिस्ट्री बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड विथ इट सेल्फ एंड विथ अदर एटम्स ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन खुद के साथ भी डबल बॉन्ड बना लेता है, और कोई और मिल गया जैसे ऑक्सीजन, जैसे सल्फर, जैसे नाइट्रोजन, तो इसके साथ भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म p-pi बॉन्ड बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो इस पे बात हम लोग पहले कर चुके हैं। हैवियर एलिमेंट p-pi बॉन्ड, जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन p-pi बॉन्ड नहीं बना पाता है। इसी वजह से सिलिकॉन पाई बॉन्ड न बना पाने की वजह से एक जायंट स्ट्रक्चर बना के रहता है, जो अभी लास्ट में आएगा तो वी विल सी दैट। कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू लिंक विथ वन अनदर, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटनेशन। कैटनेशन प्रॉपर्टी अगर कभी पूछ ले तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसी का कैटनेशन ज़्यादा होगा। इसी वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इसी वजह से कार्बन बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़ के पूरी एक नई केमिस्ट्री का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अगर कैटेनेशन का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कार्बन में है, फिर उससे कम है सिलिकॉन में, और ये 2 बार बनाने का मतलब है कार्बन में काफ़ी ज़्यादा है। फिर आप देखें तो जर्मेनियम और फिर कौन आ जाएगा, टिन में बराबर है। लेड डज नॉट शो कैटेनेशन। अब ये जो लास्ट लाइन एनसीईआरटी में रहती है ना, कहीं एक छिपी हुई, इस पे सवाल पूछे जाने के चांस बहुत रहते हैं। तो बच्चों ये लेड डज नॉट शो कैटेनेशन। जैसे अभी मुझे याद है जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहा था तो गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में एकदम अंत में लिखा है कि गैस्ट्रिक मतलब जो जूस होता है उसमें लाइपेज भी थोड़ा सा सेक्रेट होता है। तो उसी तरीके की लाइन कहीं भी मिले तो तुरंत उसको खूब अंडरलाइन किया करो, भरपेट अंडरलाइन करें।
लेड डज नॉट शो कैटेनेशन, यानी लेड कैटेनेशन दूसरे लेड से कनेक्ट नहीं होता है। बॉन्ड एनर्जी का डेटा भी दे रखा है, अगर आपकी रटने की क्षमता बहुत प्रबल है तो आप इसे याद कर सकते हैं, हालांकि इट इज़ नॉट दैट नीडेड। ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। एलोट्रॉप बना सकता है कार्बन अपने ही जैसे एलिमेंट से जुड़ के, और कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं जो कि बहुत ही विख्यात हैं। एक है कार्बन का डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलेरीन। कार्बन एग्जिबिट मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोथ क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमॉर्फस। Diamond and graphite are two well-known crystalline forms of carbon. Third form of carbon known as fullerene was discovered by H.W. Kroto, और वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, आप पढ़ लेना। For this discovery they were awarded the Nobel Prize. तो सबसे पहले डायमंड आता है। डायमंड और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। सबसे पहले देखो बच्चों, डायमंड क्या होता है। डायमंड में एक कार्बन, पहले तो बने दोनों ही कार्बन से हैं, चाहे ग्रेफाइट हो और चाहे डायमंड हो। तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन ने टेट्राहेड्रली 4 कार्बन के साथ कनेक्शन बनाया। अब ये तो एक बन गया। अब ये वाला जो कार्बन है ये जुड़ेगा अगले कार्बन्स के साथ, और वो भी टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन करेंगे। यानी यहाँ देखो ये वाला कार्बन भी जुड़ गया, अब ये 4 के साथ जुड़ा है। और जो लोग ये कह रहे हैं सर आपने 3 ही बनाया है, तो 1 से तो पहले ही जुड़ा था। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ भी ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इसमें भी वही परिस्थिति बनेगी कि ये लोग भी किसके साथ जुड़ेंगे, कार्बन के साथ। अब इसके बाद फिर से दोबारा और संभावनाएं बन गई, और संभावनाएं बनी है तो इसमें और जोड़ा जा सकता है। यानी यहाँ भी कार्बन, और सारे ही कैसे रहेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रहेंगे। तो आप कहेंगे सर ये कब तक जोड़ा जा सकता है, जब तक आपकी इच्छा कहे तब तक जोड़ते रहें। यानी ये क्या बना लेता है, एक जायंट नेटवर्क। जायंट माने क्या होता है, बहुत ही लार्ज, बड़ा सा जायंट नेटवर्क बना लेता है। और बिकॉज ऑफ जायंट नेटवर्क इसके अंदर क्या क्या खासियत आ जाएगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो डायमंड में सबसे पहली बात तो आपको पता चल गई कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरी बात कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। रीज़न, ये एक बहुत जायंट नेटवर्क बना लेता है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं तो तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरा, अगर आप देखें तो हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बिजी हैं बॉन्डिंग में, 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग कर रखी है, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस वजह से ये नॉट कंडक्टर, ये कंडक्टर नहीं होता है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी का और ना ही हीट का, तो ये कंडक्टर नहीं होता है। अब यही बातें डायमंड के बारे में स्पेसिफिकली आपको याद रखनी है। तो आइए इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर ग्रेफाइट पे चलेंगे। इट हैज़ अ क्रिस्टलाइन लैटिस इन डायमंड, ईच कार्बन एटम अंडरगो sp3, पहली जरूरी बात। लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम बाय यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फैशन। अगर बॉन्ड लेंथ याद होता है तो बहुत अच्छा है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर। द स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स इन स्पेस एंड प्रोड्यूसेस अ रिजिड 3-dimensional network of carbon atom. In this, ये देखो आप, है ना, कितना सुंदर चित्र एनसीईआरटी ने बनाया है, देख के मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूँ। आप जरा देखें बच्चों, एक कार्बन को दूसरे कार्बन से तीसरे चौथे, तो ऐसे जोड़ते जोड़ते कितना अच्छा जायंट नेटवर्क बना दिया है। लेफ्ट साइड में डायमंड है, आगे इसके थोड़ी सी जानकारी है उसको पढ़ लेते हैं, फिर इस चित्र को एक बार दोबारा से देखेंगे। नेक्स्ट इज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, धरती पर पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थों में से एक है। इट इज़ यूज्ड एज एन एब्रेसिव, एब्रेसिव मतलब काटने वाला, फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स, इन मेकिंग डाइज एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। अब आते हैं हम लोग ग्रेफाइट पे। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा बनाना डिफ़िकल्ट है, एनसीईआरटी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है, तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर यहीं पर समझा देता हूँ। ओके, सो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है आप देख लें। ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर,
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर की तरीके का होता है। एक लेयर दूसरी लेयर से वॉन्डर वॉल फोर्स से जुड़ी होती है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 340 होती है। ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर इज 141.5। ईच कार्बन एटम इन हेक्सागोनल रिंग अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ज़रूरी बात है, यहाँ पर ध्यान रखना कि सभी रिंग्स का कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैं आपको थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको बात समझ में आ जाए। आई विल ट्राई कि मैं इसे बना सकूँ, बट मुश्किल होता है थोड़ा इसको बनाना। देखो बच्चों, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मैं एक लेयर बना रहा हूँ। एक लेयर किस तरीके से बनेगी, ये एक हेक्सागोनल लेयर है। ओके, सो मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल पड़ेगा मुझे बनाना, क्योंकि जगह कम पड़ गई। दोबारा से प्रयास करता हूँ, शायद बन जाए। इस तरीके की लेयर बनाएं ओपन तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ओके, सो दिस इज़ द हेक्सागोनल लेयर। ये बस इतनी से ही लेयर हम लोग इमेजिन कर लेंगे। और इसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो डबल बॉन्ड्स किस तरीके से हैं, यहाँ मैंने एक ये बना दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे। इस तरीके से चलता रहेगा। अब आप देखें इन डबल बॉन्ड्स में, इन डबल बॉन्ड्स में अगर आप किसी भी कार्बन को चेक करेंगे तो क्या क्या आपको कैरेक्टर मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मिलने वाली है कि दीज आर हेक्सागोनल। द फर्स्ट वन इज हेक्सागोनल यूनिट्स होती हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप किसी भी कार्बन को चेक करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलने वाला है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाता है। तो जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, फ्री टू मूव इन द रिंग। इस रिंग में मूव कर सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकता है तो ये चौथा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कैसा होगा, दिस विल बी कंडक्टर। ये इंसुलेटर नहीं होगा। अब बच्चों एक ज़रूरी चीज़ है जो अभी मैं एनसीईआरटी में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक लेयर मैंने यहाँ पर बना रखी है, एक और लेयर मैं इसी के जस्ट ऊपर रख दूँ, जो मैं इस पर बना नहीं सकता, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि जस्ट इसके ऊपर अगर एक लेयर और रखी हो, मान लो रेड कलर की मैं एक लेयर बनाने की कोशिश करूँगा, शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाए। एक लेयर मान लो इसके जस्ट ऊपर इस तरीके से रखी होती और ये दोनों लेयर आपस में वॉन्डर वॉल फोर्स से जुड़ी होती। ये दोनों लेयर आपस में किस फोर्स से जुड़ी हैं, दोनों सिमिलर लेयर हैं। एंड जो वाइट वाली लेयर है और रेड वाली लेयर है, ये दोनों जुड़ी हैं वॉन्डर वॉल फोर्स से। तो दोनों लेयर के बीच में मूवमेंट तो बहुत अच्छा पॉसिबल होता, दोनों लेयर आपस में मूव कर लेती। तो वॉन्डर वॉल फोर्स वीक फोर्स होता है, तो दोनों लेयर आपस में स्लाइड कर सकती थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्लाइडिंग दिस ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। इसको एक लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये 5वां पॉइंट है जो आपको याद रखना है अबाउट ग्रेफाइट। अब ये जो 2 लेयर वाली बात है वो मैं यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ, एनसीईआरटी ने इसे बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है। तो हम लोग ज़रा देखेंगे एनसीईआरटी की ड्राइंग। आप यहाँ देख सकते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ऊपर ये वाली जो है ये फर्स्ट लेयर है, लेयर 1 बना दिया मैंने इसको। ये है लेयर 2 और इसके नीचे जो बनी है वो है लेयर 3। ऐसी कई सारी लेयर्स होती हैं। अब देखो हर लेयर में हेक्सागोनल रिंग्स हैं, ये आपको हेक्सागोनल रिंग दिख रही होगी। और ये रिंग्स जो हैं, एक लेयर दूसरी लेयर से जुड़ी है किस फोर्स से, वॉन्डर वॉल। ये जो डैश डैश करके दिखाया गया है, दीज आर वॉन्डर वॉल फोर्सेस। तो आप सोचो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, दैट्स वाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो अब जरा ग्रेफाइट के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, हेयर इज ग्रेफाइट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था हम लोगों ने। देखो, मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है विथ 3 नाइबरिंग कार्बन एटम। 3 पड़ोसियों के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन रहता है, द 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। ये देखो यहाँ पर लिखा है 4th इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड
द इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट, इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, पूरी शीट में मूव कर सकते हैं और ये मोबाइल होते हैं। इसी वजह से, इनके मोबाइल होने की ही वजह से ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट। देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द शीट। ग्रेफाइट क्लीव्स इजीली बिटवीन द लेयर, लेयर के बीच में तो वॉन डेर वाल फोर्स है तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है लेयर के बीच में। देयरफॉर इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। फॉर दिस रीज़न ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन रनिंग एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अगर आपने ऑयल उसमें लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया तो ऑयल तो उड़ जाएगा, तो वहाँ पे कौन इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम आते हैं तीसरे एलोट्रॉप पे। द थर्ड एलोट्रॉप इज़ फुलेरीन। थर्ड एलोट्रॉप हमारे पास कौन सा आ जाएगा, फुलेरीन इज़ द थर्ड एलोट्रॉप। सो फुलेरीन के बारे में क्या क्या बातें हम लोगों को जाननी चाहिए वो हम लोग देखते हैं। Fullerenes are made by heating graphite in an electric arc in the presence of inert gas such as helium और argon। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि ये किससे मिलकर बनता है। ये मिलकर बनता है, ग्रेफाइट जो है वो हीट करने से बनता है। ग्रेफाइट को अगर आप हीट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फुलेरीन्स मिल जाएंगे। द सूटी मटेरियल फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ वेपोराइज्ड CN स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ मेनली C60। तो C60 को बोलते हैं ग्रेफाइट, विथ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ C70 एंड ट्रेसेस ऑफ फुलेरीन्स कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अप टू 350 या अबव। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन 60 ही पाया जाता है, 350 तक भी हो सकते हैं। अब फुलेरीन के बारे में जो आगे जितनी बातें लिखी हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, फुलेरीन्स आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स। तो ये जो है फुलेरीन वो सिर्फ एकमात्र प्योर कार्बन होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और इनके अंदर डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है। मैं अभी आपको डैंगलिंग बॉन्ड चित्र से समझाऊंगा, पहले इसको हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। आगे है फुलेरीन्स आर लार्ज केज लाइक मॉलिक्यूल। तो ये किसकी तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, केज। केज माने क्या होता है बच्चों, केज मीन्स पिंजड़ा। तो दे आर केज लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर कॉल्ड बकमुंस्टर फुलेरीन। शॉकर बॉल की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। फुलेरीन का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये जो लाइन लिखे है, दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग। इसके अंदर 20 रिंग होती हैं, वो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं 20, एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग, और 12 रिंग होती हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं। A 6 membered ring is fused with 6 or 5 membered ring, but a 5 membered ring can only fuse with 6 membered ring। ये भी मैं आपको अभी चित्र के माध्यम से बताता हूँ। All the carbon atoms are equal and they undergo sp2 hybridization। तो sp2 वाले हमको 2 मिल गए हैं। एक sp2 वाला हमको मिला है कौन सा, एक sp2 वाला हम लोगों को मिल गया है ग्रेफाइट, और दूसरा अभी मिला फुलेरीन। Each carbon atom forms 3 sigma bond with other 3 carbon atom. The remaining electron at each carbon is delocalized। तो जो remaining electron होता है वो delocalized होता है। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, और कहाँ delocalized होता है, molecular orbital में, which in turn gives aromatic character to molecule। तो इस molecule का कैरेक्टर कैसा होता है, aromatic। अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 2 बातें सीख गए होंगे। एक तो आपने सीख लिया है कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होता है। दिस हैज 60 वर्टाइसेस एंड ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाय 1 कार्बन एटम एंड इट ऑल्सो कंटेन बोथ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अगर आपको याद हो तो बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड इसके अंदर हैं, और 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ भी हैं। अब तक आपने ग्रेफाइट और डायमंड में देखा होगा एक ही तरीके की बॉन्ड लेंथ आपको दिखी होगी, लेकिन इसके अंदर आपको 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ दिख रही है। और ये बात पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ। स्फेरिकल फुलेरीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बकी बॉल इन शॉर्ट।
तो यहाँ पर एक चित्र भी देखो फ्लोरीन का बनाया गया है एंड यू कैन सी द डायग्राम हेयर। नाउ आई विल बी ड्राइंग फ्लोरीन फॉर यू एंड उससे आपको 2-3 चीज़ों का आइडिया हो जाएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पर फ्लोरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा जिससे आप बात को समझ जाएंगे। सबसे पहले तो देखो एक 5 कार्बन की रिंग होती है, 5 कार्बन रिंग, और इस 5 कार्बन रिंग से जुड़ी हुई होती हैं 6 कार्बन की रिंग्स। तो 6 कार्बन की रिंग्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ 6 कार्बन रिंग हेयर। तो ये थोड़ा सा अगर अच्छे से ना बने तो भी आप समझ जाएंगे। एक तो ये 6 कार्बन की रिंग बन गई, एक यहाँ पर भी 6 कार्बन की रिंग इससे जुड़ी हुई है, एक यहाँ पर बनाएंगे तो दिस विल ऑल्सो बी अ 6 कार्बन रिंग, थोड़ा ढंग से नहीं बना है। एक यहाँ पर भी इस तरीके से 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, और यहाँ पर अगर बनाएंगे तो दिस विल अगेन बी अ 6 कार्बन रिंग। तो थोड़ा सा डायग्राम आप समझ सकते हैं मुझे लगता है। तो आप अगर देखें तो इसमें कितनी 5 कार्बन की रिंग मैंने बनाई है, आई हैव मेड 1 5 कार्बन रिंग, और बाकी जितनी ये बनाई हैं ये 6 कार्बन रिंग्स हैं। अब इस चित्र को अगर आप याद रखेंगे तो आप वो सारे स्टेटमेंट बोल पाएंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये है कि कितनी होती हैं 6 कार्बन रिंग एक फ्लोरीन में और कितनी 5 कार्बन रिंग। तो 12 होती हैं 5 कार्बन की रिंग्स, 12 हैं 5 कार्बन रिंग्स, और 20 हैं 6 कार्बन रिंग्स। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने का तरीका आपके पास ये है, 12 और 5 गुणा करोगे तो कितना आएगा 60, और 20 और 60 गुणा करोगे तो कितना आएगा 120। तो 60 और 120 ये दोनों 60 के ही मल्टीपल हैं, और 60 का ही मल्टीपल आना चाहिए। अगर आपका डेटा उलट गया तो आपका ये 60 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो 5 कार्बन की कितनी रिंग्स हो गई हैं 12, और 6 कार्बन की कितनी रिंग्स हैं 20 रिंग्स आर देयर, 26 कार्बन रिंग्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप देखें तो ये जो 5 कार्बन की रिंग है ये सिर्फ और सिर्फ 6 कार्बन रिंग से जुड़ी हुई है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 5 कार्बन रिंग इज अटैच्ड विथ ओनली 6 कार्बन रिंग। 5 कार्बन रिंग इज अटैच्ड विथ ओनली 6 कार्बन रिंग। लेकिन अगर मैं 6 कार्बन रिंग के बारे में बोलूँगा तो 6 कार्बन रिंग इज अटैच्ड विद, देखो ये 6 कार्बन की एक रिंग है, ये 5 कार्बन वाले से भी जुड़ी है और 6 कार्बन वाले से भी जुड़ी है, यानी 6 कार्बन रिंग इज अटैच्ड विथ 5 कार्बन एज वेल एज विथ 6 कार्बन। ये बात वहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखी थी। एक तो ये नंबर्स अब मैं दोबारा से आपको यहाँ दिखाऊंगा तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी महसूस होगी। इससे पहली बार वाले में आपने पढ़ा होगा तो मे बी आप अनकंफर्टेबल रहे हों। So this time you may get this. Okay, so let's go to this point again. It contain, मतलब इसमें प्रेजेंट है कितनी 6 मेंबर्ड रिंग है 20 6 मेंबर्ड रिंग है, एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग है, 12 हैं जो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं। 12 into 5 60 and 20 into 6 120. A 6 membered ring is fused with 6 और 5 membered rings. 6 वाली दोनों के साथ फ्यूज होती है, बट अ 5 membered ring can only fuse with 6 membered ring. लेकिन 5 वाली केवल 6 के साथ फ्यूज होती है, और सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। 2 तरीके का आपको बॉन्ड मिलेगा, तो 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और 60 वर्टाइसेस होती हैं। और अब आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी बात इसमें समझ में भी आएगी। इसमें मैं एक 5 कार्बन वाली रिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, उससे आपको ये समझ में आएगा कि 5 कार्बन रिंग किस तरीके से 6 कार्बन रिंग से जुड़ी हुई है। तो आप देखिए 5 कार्बन की रिंग है और ये 6 कार्बन वालों से इस तरीके से जुड़ी है, और 6 वाली 5 से भी जुड़ी है और 6 से भी जुड़ी है, यानी दोनों से ही जुड़ी है। तो ये फ्लोरीन के बारे में हो गया। कुछ बातें अभी और हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये भी एलोट्रॉप्स के बारे में रिपीटेडली पूछा जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप। तो इसका सबसे स्टेबल एलोट्रॉप कौन सा है? ग्रेफाइट।
एंड इट्स डेल्टा एच इज टेकन एज 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थर्मोडायनेमिकली कौन स्टेबल होता है तो आंसर ग्रेफाइट होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कार्बन का जायंट स्ट्रक्चर तो वो बनाता है डायमंड, तो उसे लगा देते हैं। प्लीज डोंट गो फॉर दैट। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कौन है? ग्रेफाइट। अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल आर ऑल इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट और फुलरीन्स। Carbon black is obtained by burning hydrocarbon in a limited supply of air. Charcoal and coke are obtained by heating wood or coal respectively at high temperatures in the absence of air. तो ये आपका हो गया एलोट्रॉप्स। कार्बन के यूजेस लिखे हैं, दे आर, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ लेंगे बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। कार्बन के यूजेस, डायमंड का क्या यूज़ होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, मिल जाएगा तो तुरंत यूज़ करना भी शुरू कर देंगे। Now we will go for some important compounds of carbon and silicon। कुछ important compounds इनके पढ़ने हैं और इसी पैटर्न में हमें सभी पढ़ने रहते हैं। So now we will study some important compounds of carbon। कार्बन ग्रुप 15 ग्रुप 14 का एक important member है, तो उसके कुछ important compounds पढ़ेंगे और जिसमें से सबसे पहला है वो है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्साइड्स हैं। इनके प्रिपरेशन का मेथड जो है वो एक सिंपल मेथड है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक सिंपल और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो आप देखें बच्चों, अगर मान लें कि हमारे पास HCOOH हो, सो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। और एक और एसिड मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा एंड दैट इज COOH एंड COH। इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। तो अब वो ये दो तरह के एसिड हैं, एक है फॉर्मिक और एक है ऑक्सैलिक। तो इन दोनों एसिड्स का जो एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है वो है कि अगर इन दोनों को कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया जाए तो फिर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। इसका क्वेश्चन आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी कभी कभी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 से इसको ट्रीट करते हैं तो आप जानते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने का मतलब ये है कि ये जहाँ भी इसको मौका मिलेगा वहाँ से वाटर रिमूव कर देगा। तो दिस डिहाइड्रेटिंग एजेंट विल गो एंड रिमूव वाटर फ्रॉम ऑल दीज कंपाउंड्स। तो इन दोनों कंपाउंड से ज़रा वाटर को रिमूव करके देखते हैं। देखो ये पहले कंपाउंड से अगर मैं यहाँ से ये H हटा दूँ और यहाँ से O हटा दूँ तो दिस विल बी OH चला गया और एक H और हटा दूँ तो आप देखें इसको हटाने के बाद इसमें क्या बचेगा? इट विल बी हैविंग CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास बचेगा। तो जब फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेट किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। वही काम अगर यहाँ पर करें, देखो अगर यहाँ से ये OH निकाल दें और ये यहाँ पर ये H निकाल दें तो अगर इन दोनों को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? नीचे तो ये बचेगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊपर ये जो बचेगा ये बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि अगर आपने फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेट किया तो यू आर गोइंग टू गेट कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर ऑक्सैलिक एसिड को डिहाइड्रेट किया तो यू विल बी गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बोथ यू विल गेट, और दोनों के एक एक मोल मिलेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इन द प्रिपरेशन। दूसरी एक और बात है जो कार्बन है, कार्बन मतलब आप समझ लें कोयला होता है कार्बन। तो कोयला सीधे पानी से रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप इसके साथ वाटर का रिएक्शन कराएं तो ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखा है और स्टीम से रिएक्ट करा रहे हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट CO + H2। तो थोड़ा सा कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या बनाएगा? CO बनाएगा। अगर ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए तब तो ये CO2 बना देगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन है तो इट विल फॉर्म CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एक तरीका बन जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो मिक्सचर है CO और H2 का, ये मिक्सचर, इस मिक्सचर को बोला जाता है वाटर गैस। इसका नाम भी आपको याद रखना है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस, या फिर इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। अगर इसी कार्बन को मान लेते हैं कि इस कार्बन को हम लोगों ने ट्रीट किया एयर के साथ,
सो व्हाट इज़ एयर? एयर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है O2 और दूसरा होता है N2। ये दोनों एयर के मुख्य कंपोनेंट हैं। आप जानते हैं नाइट्रोजन कितना 71% है, 78%, और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो अगर आप इसको इसके साथ डील करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज़ CO प्लस N2, ये मिलेगा आपको, और इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो ये दो गैसेस हैं, फ्यूल की तरह यूज़ होती हैं, इनका नाम याद रखना है। ये तो अभी यहाँ पर आ गया रेफरेंस, तो मैंने आपको ये दो चीज़ें बता दी, बट व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो मुझे बताना था ये डिहाइड्रेशन वाला। यानी अगर फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन होगा तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर ऑक्जेलिक एसिड का डिहाइड्रेशन होगा तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ वी विल गेट। सो लेट्स गो टू अवर NCERT एंड हैव अ लुक ऑन दिस। सो सी सॉलिड, यहाँ पर आप देखें सबसे पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात की गई है। कार्बन का अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ये मैंने आपको बता ही दिया, HCOH का अगर आप डिहाइड्रेशन करेंगे देन यू विल गेट CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस के बारे में भी हम लोगों ने बात कर दी। ये रिएक्शन यहाँ पर लिखा है, कार्बन नॉर्मली पानी से रिएक्ट नहीं करता है, बट इफ़ इट इज़ स्टीम देन इट विल रिएक्ट एंड इट विल फॉर्म मोनोऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस। अगर एयर लिया गया है तो एयर में आप जानते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दो कंपोनेंट हैं, देन इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज नाइट्रोजन and this is called producer gas. Now a few lines of NCERT are very important. The first one is water gas and producer gas. अभी दो हम लोगों ने बनाई है, एक CO plus H2 और दूसरा है CO plus N2। तो ये important industrial fuels होते हैं। फ्यूल का मतलब क्या होता है बच्चों? ईंधन के रूप में काम आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबस्शन। अब आप देखें CO जो है वो और ऑक्सीजन जोड़ के, ऑक्सीजन को जोड़ने को ही कंबस्शन बोलते हैं, तो और ऑक्सीजन जोड़ के क्या बन सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है और हीट का लिबरेशन होगा। मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस। इट इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। एक चीज़ ज़रा आप थोड़ा सा समझ लें, ये वर्ड्स यहाँ पर आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको घबराना नहीं। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात इसमें बताता हूँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते भी होंगे। लेट अस कंसीडर वी हैव, सो लेट अस कंसीडर दैट वी हैव CO। सो व्हाट इज CO? CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मान लो कि मुझे पता करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक फैक्टर मुझे पता करना है। तो आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन से ऐड हो सकता है, और अगर ये एक ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा देन इट विल फॉर्म CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। और CO से ज़्यादा स्टेबल CO2 है, तो इसका मतलब इट विल ट्राई टू गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ क्या हुआ है? उसने किया है एडिशन। और किस चीज़ का एडिशन हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है तो जो ऑक्सीडाइज होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर आप देखें ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि इट गॉट ऑक्सीडाइज्ड, एंड इफ एनीथिंग गॉट ऑक्सीडाइज्ड देन आई कैन सर्टेनली टेल दैट इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये उल्टा चलता है, कोई अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर कोई रिड्यूस हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट हेयर आई कैन से। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो सबको रिड्यूस कर सकता है सिवाय उनके जो इससे भी बड़े रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें एल्कली मेटल्स को, एल्कली मेटल्स की आप प्रॉपर्टी जानते हैं। एल्कली मेटल्स को अगर कभी भी मौका मिल जाएगा दे विल लूज व्हाट? दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एल्कली मेटल हमेशा ऑक्सीडेशन के लिए तैयार रहते हैं, और जो ऑक्सीडेशन के लिए तैयार रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
वी कॉल देम रिड्यूसिंग एजेंट। एल्कली मेटल इन इटसेल्फ ये खुद ही इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको कोई क्या रिड्यूस कर पाएगा? एल्यूमिनियम को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि वो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो नाउ वी विल गो टू दिस लाइन, यहाँ पर आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं, दैट इट इज़ अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट and reduces almost all metal oxides other than those of alkali metals and alkaline earth metals and aluminium and a few transition metals। almost सबको ही कर देता है, कुछ लोगों को छोड़ के, और किन को छोड़ के? alkali alkaline earth metal को छोड़ के। अब इसके बाद बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कुछ बातें और लिखी हैं, आप देखें इसके कुछ ऑक्सीडेशन के रिएक्शन लिखे हैं। आप यहाँ पर देखें CO था, CO2 बन गया, यानी इसने ऑक्सीजन छीन लिया, और किससे छीना? आयरन से। सो आयरन से छीन सकता है, जिंक से छीन सकता है, लेकिन अगर आप कहें सोडियम से छीन ले तो सोडियम से नहीं छीन पाएगा, या एल्यूमिनियम से नहीं छीन पाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑन कार्बन, CO molecule act as a donor and react with certain metal carbonyl when heated to form metal carbonyl। अब ये जो बात है मेटल कार्बोनिल, ये एक डोनर की तरह काम करता है, और इसमें कार्बन डोनर है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन इज नॉट डोनर, कार्बन इज डोनर, यू हैव टू कीप इन माइंड। दूसरी बात, आप जानते हैं बायो के स्टूडेंट होने के नाते कि एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ, और 300 गुना तकरीबन ज़्यादा स्टेबल होता है दैन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व कॉम्प्लेक्स। इस वजह से ये हमारे लिए जहरीला है, अगर सांस में ये जाए तो डेथ होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और जो बिल्डिंग्स में आग लगती है उसमें लोग जल के नहीं मरते हैं, बल्कि चोकिंग से मरते हैं। चोकिंग का मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत सारा बनेगा, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में आ जाएगा, तो हम ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे, एंड दैट विल लीड टू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे कुछ भी नहीं बताना है इसके बारे में, बनता कैसे है, किसी का भी कंबशन कर दें बन जाएगा। लैबोरेटरी में बनाना चाहते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ ट्रीट करें, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, आसपास पाई जाती है, कलरफुल होती है तो सारा वातावरण ही कलरफुल हो जाता। लो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, और ये बाई कार्बोनेट वाला जो बफर सिस्टम है ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताकि हमारे जो ब्लड का pH है वो 7.26 से 7.42 मेंटेन रहे। अब बफर क्या होता है? बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका pH कांस्टेंट रहता है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 2 बाल्टी एसिड डाल दिया तो भी pH नहीं बदलेगा, दिस इज अ फॉल्स कॉन्सेप्ट। 0.03% है हमारे इन्वायरमेंट में, तो ये बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक। और दूसरी बात एक और, कि संसार में आपको जितना भी मटेरियल दिखाई देता है, वॉट एवर यू सी अराउंड, कभी आप इस बात पे ध्यान दें, उनके पीछे कहीं ना कहीं पौधे ही हैं, बिकॉज सिंथेसिस केवल एक ही कर सकता है, वो है प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस में दिस CO2 इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड दिस H2O इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। CO2 इज़ एयर, हवा है, और ये पानी है, दोनों मिलके कुछ मीठा बना देते हैं। तो ये कमाल जो है पौधे सदियों से करते चले आ रहे हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस पर, अब आप ध्यान दे सकते हैं। सो अनलाइक CO इट इज़ नॉट पॉइजनस, डू रिमेंबर CO2 पॉइजनस नहीं है। ये भी पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस होती तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी है, बट द इंक्रीज इन कम्बशन। लेकिन अगर आप इसको बढ़ा देंगे, कि आपने क्या किया, बहुत सारा यूज़ करने लगे, आप फ्यूल बहुत जलाने लगे, गाड़ियों का बहुत इस्तेमाल होने लगा, तो फिर हमारे एनवायरनमेंट में आसपास CO2 काफ़ी आ जाएगा, और उससे एक इफ़ेक्ट हो जाएगा, और वो इफ़ेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। सो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? हमारे वातावरण में CO2 जो है वो हीट को होल्ड कर लेगा, तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, यही आदि इत्यादि है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज सॉलिड, ड्राई आइस का नाम पता होना चाहिए। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम में, फ्रोजन फूड में। गैसियस CO2 इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू कार्बोनेट द सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स दिखती है, उनकी बोतल जब आप खोलते हैं तो जो गैस निकलती है वो CO2 ही रहती है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखें तो 2 सिग्मा 2 पाई, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है, और 2 सिग्मा हैं आप देख सकते हैं, और 2 पाई बॉन्ड्स हैं,
और इसके अंदर इक्वल लेंथ होती है दोनों तरफ 115 पिकोमीटर एंड पी पाई लिंकेज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों के पास पी ही है, किसी के पास यहाँ डी है नहीं, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी पॉपुलर गैस, नीड नॉट टू टेल मच अबाउट इट। नेक्स्ट ऑक्साइड इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट सिलिकॉन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी बात इसके बारे में करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला सवाल तो बच्चों ये पूछा जाता है कि CO2 इज़ अ गैस। CO2 तो एक गैस होता है, लेकिन इसके जस्ट नीचे का जो मेंबर है वो है SiO2, बट SiO2 इज़ सॉलिड, और सॉलिड भी ऐसा वैसा नहीं है, ये इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसका रीज़न बताएं, एक्सप्लेन वाई करके क्वेश्चन है ना। अपने यहाँ एक्सप्लेन वाई तो नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए। तो आप देखें, मैं इसको रीज़न आपको बता देता हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसमें आप देखें इधर एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक इधर है, और एक पाई है, एक पाई है। अब ये जो CO2 है, इसने तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया, इसने पाई बॉन्ड बना लिया। एंड दिस पाई बॉन्ड is which kind of pi bond? This is p pi. Now why we are calling it p pi bond? क्योंकि आप देखें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैं, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट के बाद डी होता ही नहीं है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स डू नॉट हैव डी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल। वैकेंट कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं भाई, नहीं तो कहे का वैकेंट होगा, तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पी पाई बना है, ये किसके बीच में बना है। आप देखें कार्बन का क्या यूज़ हुआ 2p, और ऑक्सीजन का भी क्या यूज़ हुआ 2p, तो दोनों के बीच में 2p एक ही घर के दोनों मेंबर्स हैं, तो बहुत अच्छी पाई बॉन्डिंग हो गई। ओवरलैपिंग इज़ वेरी गुड। बट इफ़ आई ड्रॉ अ लिटिल बिट अबाउट SiO2, अगर यही चीज़ मैं सिलिकॉन के साथ बनाऊं, तो यहाँ पे सिलिकॉन के साथ मैं ऑक्सीजन के साथ पहले सिंगल बॉन्ड बना देता हूँ, डबल की बात करते हैं। तो आप देखें सिलिकॉन थर्ड का मेंबर है, इसके पास तो 2p है, और सिलिकॉन चूँकि थर्ड पीरियड का मेंबर है तो इसके पास 3p है। तो अब 3p और 2p ये दोनों अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो गए, तो देयर इज़ नो इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इनके बीच में बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज़ नॉट पॉसिबल, और वो किसके बीच में नहीं पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन 2p एंड 3p। अगर इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी तो आप सोचें ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो वो नहीं बन पाएगा। अब अगर ये चीज़ पाई बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, तो फिर सिलिकॉन क्या करेगा अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। भाई SiO2 पाया तो जाता ही है संसार में, तो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपको याद भी रखना है। तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है। सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन वो कैसा बॉन्ड बना सकता है, वो सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकता है। पाई ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पा रही। अब आप देखें हर सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं। एवरी सिलिकॉन हैज़ मेड 4 बॉन्ड्स, और जितने भी आपको यहाँ पर मिलेंगे सिलिकॉन, सारे ही सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं। क्योंकि किस ग्रुप का मेंबर है ये, 4th ग्रुप का मेंबर है, तो ऑब्वियसली 4 बॉन्ड ही बनाएगा। सो व्हाट आई कैन ड्रॉ इज सिलिकॉन हैड मेड 4 बॉन्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें जो है जो लाइन पूछी जाती है, जो कि NCERT ऑलरेडी पूछ चुका है नीट, वो लाइन बोलना आपको आना चाहिए कि एवरी सिलिकॉन इज कनेक्टेड विथ 4 ऑक्सीजन एटम्स। यू कैन सी हियर each silicon is connected with 4 oxygen while each oxygen is connected with 2 silicon atoms, और ये जायंट स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। और इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। सो SiO2 फॉर्म कोवेलेंट नेटवर्क, फॉर्म जायंट नेटवर्क, याद रखना है आपको। अब जायंट मतलब ये जुड़ता जाएगा। आप देखें यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी ऐसे चारों तरफ से जुड़ता जाएगा। क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन है बोर्ड की, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बना सकता हूँ, बट इट फॉर्म्स जायंट नेटवर्क। और इतना जायंट नेटवर्क कितने बॉन्ड्स बना लेगा, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं
दैट इट विल बी हैविंग हाई एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस विल बी हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। रेत होती है SiO2, तो आप जो समझ सकते हैं कि इसको पिघलाना कितना मुश्किल है, ठीक है। तो ये गैस नहीं है, सॉलिड है। रीज़न ये है पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, जैसा CO2 ने पाई बॉन्ड बना लिया था, इसलिए इसको कोवेलेंट नेटवर्क बनाना पड़ता है, एक जायंट नेटवर्क, और इस जायंट नेटवर्क के कारण इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगली जो ज़रूरी बात होती है वो ये है कि इट इज़ इनर्ट इन बिहेवियर, किसी से रिएक्ट नहीं करता। कौन इससे रिएक्ट करने आए, कौन इतने बॉन्ड तोड़े, तो इट इज़ इनर्ट इन बिहेवियर। बट कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जिसमें से एक है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का रिएक्शन NCERT ने बहुत अच्छे से मेंशन किया, वी विल गो टू दैट टू सी इट, ठीक है बच्चों। तो सिलिकॉन ऑक्साइड को पढ़ते हैं। 95% ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमनली नोन एज सिलिका अकर्स इन सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स। कॉमनली इसको सिलिका बोलते हैं बच्चों, सिलिका। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडाइमाइट आर सम ऑफ द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका। अब ये स्टेटमेंट के रूप में आ जाएगा तो आप सोचोगे कि NCERT से बाहर का आया, बाद में पता चलेगा NCERT में लिखा था कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका की, एंड दे आर इंटर कन्वर्टेबल एट सुटेबल टेम्परेचर। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ कोवेलेंट 3 डायमेंशनल, और जो अगला वर्ड है वो है जायंट नेटवर्क सॉलिड in which silicon atom is covalently bonded in a tetrahedral manner to 4 oxygen atoms. Each oxygen atom in turn covalently bond to another silicon atoms as shown in diagram. अब आप यहाँ पर देखें, each corner is shared with another tetrahedron. The entire crystal may be considered as giant molecule in which 8 membered rings are formed with alternate silicon and oxygen atom. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर सिलिकॉन जो है वो कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है, 4। अभी मैंने चित्र आपके सामने बनाया था, और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा है, ये बात आपको याद रखनी है। सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बिकॉज ऑफ वेरी हाई SiO बॉन्ड एंथैल्पी। ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव मतलब इनर्ट होता है। इट रेजिस्ट द अटैक बाई हैलोजेंस, डाईहाइड्रोजन and most of the acids and metals when even at elevated temperature। तो रिएक्ट नहीं करता है किसी से, 2 लोगों से रिएक्ट करता है, NaOH और HF। तो ये प्रोडक्ट और ये रिएक्शन आपको याद रखना है बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोचो सिलिका किसी से तो रिएक्ट नहीं करता है, 2 ही लोगों से रिएक्ट कर रहा है, और आप वो भी नहीं याद रखेंगे तो गलत रहेगा, इसको याद कर लें। क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली so quartz is extensively used as piezoelectric, pressure से जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आए वो मटेरियल। It has made possible to develop extremely accurate clocks, modern radio and television broadcasting and mobile radio communication। सिलिका जेल आपने देखा होगा ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, और सिलिका जेल आपने कभी जूता मंगवाया हो या किसी चीज़ में तो एक पैकेट आता है छोटा सा, तो सिलिका जेल रखा रहता है ताकि पानी ना उसमें आ जाए। Now the next topic is silicones। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक सिलिकॉन्स क्या होते हैं। अभी इसका मैं चित्र बनाता हूँ, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आपको बताऊंगा इससे क्या पूछा जाता है। दे आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। सबसे पहले याद रखें R2SiO का पॉलीमर होता है, R2SiO। अभी तो लग रहा होगा कि बहुत इजी है, R2SiO तो याद ही हो गया, लेकिन एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा R2SiO, RSiO2, RSi2O तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। याद रखें R2SiO एज अ रिपीटिंग यूनिट। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स आर एल्काइल और एराइल सब्सटीट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। ये वर्ड याद रखें, एल्काइल और एराइल सब्सटीट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड, ये होते हैं इनके स्टार्टिंग मटेरियल। वेयर R इज एल्काइल और एराइल ग्रुप। When methyl chloride reacts with silicon in presence of copper as a catalyst at a temperature 573, various type of methyl, तो पहले हम NCERT पढ़ लेते हैं, then we will see it in our reactions। तो आप यहाँ देख सकते हैं
सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन। तो अगला वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्लोरोसिलेन ऑफ फॉर्मूला MEsicL3 Me2SiCl2 Me3SiCl। जरा इनको पहचान लो बच्चों, एक है 3 क्लोरीन वाला, एक है 2 क्लोरीन वाला और एक है 1 क्लोरीन वाला। ऐसे ही इसको याद रखना, 1 of 3 क्लोरीन वाला एंड 1 of 2 क्लोरीन वाला एंड 1 of 1 क्लोरीन वाला। यू हैव टू रिमेंबर दिस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ Me4SiR फॉर्म। हाइड्रोलिसिस of dimethyl dichlorosilane followed by condensation polymerization yields straight chain polymers। तो ये आपको दिया गया है, मिथाइल क्लोराइड के साथ सिलिकॉन लगाया गया है और ये SiCl2 बना है, 2 क्लोरीन वाला है, आप इसे देख सकते हैं। तो बच्चों मैं इसको आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ ताकि आप इस बात को समझ जाएं अच्छे से। सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि सिलिकॉन हमारे पास है, ठीक है, और सिलिकॉन के मैं अगर चारों तरफ क्लोरीन लगा दूं यानी SiCl4 लिख दूं, अगर मैं इसमें 4 क्लोरीन ऐड कर दूं देन इट विल बी SiCl4। तो आप इसे क्या बोलेंगे, दिस इज सिलिकॉन क्लोराइड। सिलिकॉन क्लोराइड यही नाम हो जाएगा इसका। अब इस सिलिकॉन क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्लोरीन को हटा देते हैं, यानी मैं क्या करने जा रहा हूँ, रिमूव क्लोरीन, एक एक करके हटाएंगे, एक साथ नहीं हटाएंगे। रिमूव क्लोरीन एंड ऐड, और क्या ऐड करते चले जाएं, एंड ऐड R ऐड करते चले जाओ ना। व्हाट इज R? R में भी एनीथिंग हो सकता है, मिथाइल हो सकता है इथाइल हो, कोई भी हो, है ना। इसको एल्काइल रेडिकल बोलते हैं, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा। तो देखो, एक क्लोरीन हटा रहा हूँ मैं और एक इसमें R ऐड करने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला मेरे पास बनेगा वो बनेगा Si, और यहाँ मैंने लिख दिया Cl, Cl और Cl। ये तो पहले से ही थे 3 क्लोरीन, एक Cl की जगह पर अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, R, क्योंकि मैंने एक रिमूव किया है। मैंने कहा ना कि आप Cl हटाते जाएं और R लिखते जाएं। तो अब ये देखें, पहला R आ गया इसके अंदर। अब आप सोचो कि एक स्टेप मैं और रिमूव करूँ, अगर एक स्टेप और इसी को एक बार फिर से करूं इसी काम को, तो मेरे पास क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा सिलिकॉन, और सिलिकॉन के साथ मुझे मिलेगा, इधर की तरफ मैं क्लोरीन ले लेता हूं और इधर की तरफ क्लोरीन ले लेता हूं, और 2 आपको पता है मेरे पास क्या आने वाले हैं, R। रीज़न ये है क्योंकि मैं रिमूव करके क्या जोड़ता चला जा रहा हूँ, R ऐड करता चला जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप, आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ गए होंगे कि अगले स्टेप पे क्या होने वाला है। अगले स्टेप पे हम 3 जोड़ देते हैं, और 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कैसा बन जाएगा, Si, और एक ही Cl बचा है। अब बाकी 3 हमारे पास अब क्या आ चुके हैं, R आ चुके हैं। तो देखो मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, है ना, दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। मैं क्लोरीन हटाता जा रहा हूँ और R जोड़ता जा रहा हूँ। अब ज़रा आप मुझे इनमें एक चीज़ बताएं, ये जो लिखा है इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दिस इज सिलिकॉन। ये जो पहला वाला बनाया, फर्स्ट नंबर वाला, इसका फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। सिलिकॉन है, उसके साथ कितने क्लोरीन है, ज़रा ध्यान से देखो, 3 क्लोरीन है, और साथ में है एक R, यानी RSiCl3। ये पहला वाला हो गया। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, R2SiCl2 यानी 2 क्लोरीन वाला, और इसको लिखेंगे तो लिखेंगे R3SiCl, ठीक है। तो इसमें 1 क्लोरीन रह गया। अब ज़रा इसका नाम सोचो, अगर नाम इसका लिखना पड़े तो मैं नाम क्या लिखूंगा इसका नाम होगा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड। आप देखें R को क्या बोलते हैं, दिस R इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड एल्काइल रेडिकल, इसको बोलते हैं एल्काइल रेडिकल। तो हम ऐसा कह सकते हैं, दिस इज एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। तो पहले ये सिलिकॉन क्लोराइड था, हमने इसमें सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया है, एल्काइल। अब आप कहेंगे कि सर इसमें एक और बार जोड़ दें तो चारों ही R आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट विल बी ऑल द R। तो उसमें क्लोरीन बचा ही नहीं है, तो सिलिकॉन क्लोराइड का सब्स्टिट्यूट टाइप का नहीं रहेगा, हालांकि वो भी थोड़े अमाउंट में बनता है। तो आप यहाँ पर अब दोबारा से इस चीज़ को देखें कि वो वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो वर्ड्स आप एक बार दोबारा से पढ़ें बच्चों, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शब्द आप सीख जाएँ कि इसका मतलब क्या क्या था। सिलिकॉन्स में 2 ही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो वर्ड्स आपको वहाँ एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है, अब हम लोग इसको दोबारा से एक बार देखते हैं ज़रा। सबसे पहला जो वर्ड है वो है, आपको याद रखना है, R2SiO का पॉलीमर है, उसको सिलिकॉन बोलते हैं। और आप यहाँ पर देखें क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स आर एल्काइल
सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स। अब आप समझ गए होंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है कि आपको क्लोरीन की जगह क्या लगाने जाना है, आर लगाते जाना है। सो दीज आर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। एराइल भी हो सकता है, एराइल का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप यानी एरोमेटिक ग्रुप कोई जोड़ दिया जाए तो इस तरीके इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दीज आर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड। नाउ यू कैन सी 3 तरीके का 4 तरीके का इन्होंने यहाँ बना के आपको दिखाया है। सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन बोलते हैं इनको, ठीक है बच्चों, क्लोरोसिलेन। मीथेन होता है ना, उसी तरीके से बोलते हैं क्लोरोसिलेन। तो अब यहाँ पर आप देखो ये क्या बना, MEsicL3 यानी 3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन और बिना क्लोरीन। तो ये 4 आपके पास बन गए। अब इसमें क्या करना रहता है, 2 स्टेप बोले गए हैं, एक है कंडेंसेशन और दूसरा है पॉलीमर फॉर्मेशन। आप जरा दोनों को देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ। मैं आपको एक एग्जांपल सबसे पहले सिंपल वाला बनाता हूँ। तो जो सिंपल वाला एग्जांपल है वो किस तरीके का है, सिलिकॉन यहाँ पर है और हम लोग 2 क्लोरीन वाला ले रहे हैं, ठीक है, 2 क्लोरीन और ये 2 R लगे हुए हैं। तो ये हो गया डाई एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड डाईक्लोरोसिलेन। तो अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। पहला है हाइड्रोलिसिस। अब देखो बच्चों केमिस्ट्री में वर्ड जो है वो आपको पहचानने पड़ेंगे। कभी भी हाइड्रोलिसिस आ जाए तो आप समझ लो कि ये जो Cl है, Cl को हटाना है और Cl हटा के क्या लगाना है, OH लगाना है। तो यहाँ R था, यहाँ भी R रहेगा और हाइड्रोलिसिस के बाद Cl की जगह पर कौन आ जाएगा, OH, और इधर भी Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, OH। तो ये पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। सेकेंड स्टेप कहते हैं कंडेंसेशन को। तो कंडेंसेशन ऑब्वियसली 2 लोगों के बीच में होगा। तो मैं ये जो मैंने यहाँ पर बनाया, जरा इसको ध्यान से देखना, इसको मैं 2 बार लिखने जा रहा हूँ। नीचे मैं इसको 2 बार लिखूँगा Si और यहाँ पर मैंने लिखा R और यहाँ पे मैंने लिखा है R और इधर की तरफ OH, यहाँ भी मैंने लिख दिया है OH और सिलिकॉन। ये दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूँ बच्चों, पहला मैंने उधर बनाया, अभी कंप्लीट नहीं बनाया है बट अभी बना रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये इधर एक मॉलिक्यूल हो गया और ये इधर दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब आप देखें पहला स्टेप तो क्या था, हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर से कोई एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलना। तो आप देखें OH और H आपको सामने दिख रहा होगा। अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो OH और H यानी H2O यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस H2O। तो इससे जो बन के सामने आएगा उसको बोलते हैं सिलिकॉन। जो बन के सामने आएगा बच्चों से क्या बोलते हैं, सिलिकॉन्स। तो अब आप देखें इसमें सबका नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका नाम बताओ क्या होता है, इसका नाम है डाई एल्काइल क्लोरोसिलेन। डाई एल्काइल ये बोल दिया, क्लोरो इसमें लगा ही है और सिलेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मीथेन से कंपेरेबल है। सो दिस इज डाई एल्काइल क्लोरोसिलेन। अब यहाँ पे ऑब्वियसली डाई हाइड्रोक्सी और डाई एल्काइल सिलेन बोल देंगे इसको। और ये जो हम लोगों ने बनाया है ये दूसरा स्टेप है, एंड द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब ये सेकेंड स्टेप हो जाता है, 2 ही स्टेप होते हैं, द फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस एंड द सेकेंड वन इज कंडेंसेशन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सिलिकॉन। अब आप जरा देखो जहाँ जहाँ जिस साइड में OH है उधर उधर साइड में ही कंडेंसेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला जो नेक्स्ट OH आपको दिख रहा है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ यहाँ इधर एक और लोगों के साथ जुड़ जाएगा और ये जो OH है ये किसी और के साथ जुड़ जाएगा, फिर वो किसी और के साथ, यानी एक लीनियर चेन फॉर्म हो जाएगी। तो अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण कंक्लूजन इसका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो सबसे ध्यान से सुनना है उसको सुन ले बच्चों। सबसे पहले तो एक मैं बना रहा हूँ सिलिकॉन और इस सिलिकॉन में मैंने 3 क्लोरीन लगा दिए। सो देयर आर 3 क्लोरीन्स एंड एक मैंने R भी रखा है। अगर R नहीं रहेगा तो ये एल्काइल ग्रुप होना मैंडेटरी है, आप इतना अभी समझ लें। दूसरा मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने 2 R लिए हैं, एक सिलिकॉन लिया है और 2 मैं इसमें लेने जा रहा हूँ क्लोरीन। यानी एक है 3 क्लोरीन वाला, एक है 2 क्लोरीन वाला और एक मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ सिलिकॉन जिसके अंदर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 क्लोरीन, R और यहाँ भी R और ये हो जाएगा Cl। अब इन तीनों के बारे में ज़रूरी बातें सुन लें। सोचो बच्चों कि अभी हम लोग सबसे पहले क्या करने जा रहे थे, इसका पहला स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। ये हमारा पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा मैंने यहाँ पर बनाया है। तीनों का मैं चाह रहा हूँ फॉर्मूला भी मैं लिख दूँ
तो द फॉर्मूला ऑफ दिस इज आर के बाद है SI और फिर Cl3 है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है R2SiCl2 और यहाँ जो फॉर्मूला है वो है R3SiCl। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको, 1 क्लोरीन वाला, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। तो आप देखें जहाँ पर Cl है वहीं पर तो OH आएगा। तो अगर इस Cl की जगह पर OH आएगा तो आप सोच सकते हैं कि 3 तरफ से इसकी लिंकिंग पॉसिबल है। OH बनेगा तो 3 तरफ से इसमें ब्रांच बनना पॉसिबल है, यानी इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी इसमें कुछ नया जुड़ सकता है, इधर से भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये जब पॉलीमर बनाएगा तो कैसा बनाएगा? क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाएगा। क्रॉस लिंक का मतलब होता है तीनों तरफ से जुड़ सकता है। तो 3 क्लोरीन वाला जो होता है बच्चों वो कैसा बनाता है? क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये पहला पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट इसको खूब पूछता है। यहाँ आप देखो इसके पास एक Cl इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, तो एक तो ये इधर बढ़ सकता है और दूसरा ये इधर की तरफ बढ़ सकता है। यानी अगर ये 2 क्लोरीन वाला अगर पॉलीमर बनाएगा देन इट विल फॉर्म अ लीनियर पॉलीमर, है ना, लीनियर चेन बनेगी इससे। तो अभी उससे कैसा बन रहा था? क्रॉस लिंक, इससे बनेगा लीनियर चेन। और इसमें आप देखें कि ये एक ही तरफ से इधर से कनेक्ट हो सकता है। तो अगर सोचो कि एक चेन कोई बड़ी सी आ रही थी, माना ये चेन थी एक बड़ी सी बनती चली आ रही थी और उसमें अगर ये जुड़ गया तो अब आगे इससे कोई कनेक्ट ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये किस काम आएगा? दिस विल बी हेल्पफुल फॉर चेन टर्मिनेटिंग। ये वाला किस काम आपके आने वाला है? दिस इज हेल्पफुल फॉर चेन टर्मिनेटिंग। तो अब ये तीनों पूछे जाते हैं। पहला 3 क्लोरीन वाला क्रॉस लिंक, 2 क्लोरीन वाला लीनियर चेन और 1 क्लोरीन वाला किस काम आएगा? चेन टर्मिनेशन के काम आएगा। ये बच्चों बहुत ही पॉपुलर सवाल है, आपको याद रखना है। मैं आपको क्वेश्चंस में मेंटी में और सब में करवाऊंगा भी ये क्वेश्चन, तब तक याद रखना 3 क्लोरीन वाला क्रॉस लिंक, 2 क्लोरीन वाला लीनियर चेन और 1 क्लोरीन वाला चेन टर्मिनेटिंग होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इतने के साथ आपका जो है वो यहाँ पर आप देखें इस बात को बताया भी गया है। द चेन लेंथ ऑफ द पॉलीमर कैन बी कंट्रोल्ड बाई एडिंग CH3 होल्डर। 1 क्लोरीन वाला जोड़ोगे तो चेन लेंथ कंट्रोल हो जाएगी। कैसे? विच ब्लॉक्स द एंड एज शोन बिलो। आप देखें इसमें एक ही OH था, जब इसका पॉलीमर फॉर्मेशन हुआ तो इधर आप देखो ये तीनों अब CH3 आ गए, यानी अब ये किसी और से जुड़ नहीं सकता है। तो इसने ब्लॉक कर दिया, इस साइड को ब्लॉक कर दिया इसने। तो ये ब्लॉक कर देता है चेन के फॉर्मेशन को। तो ये हो गया हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं नॉर्मली। सिलिकॉन्स का यूज़ बच्चों बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है, आपको याद रख लेना है। सिलिकॉन्स बीइंग सराउंडेड बाय नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर। दे हैव इन जनरल हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन and chemicals. They have wide application. They are used as sealant, grease, electrical insulator and for waterproofing of fabrics. तो अब आप समझ सकते हैं इनके अंदर 2 सबसे अच्छे गुण हैं। एक तो सबसे अच्छा गुण है इनके पास वाटर रिपेल करते हैं, पानी को दूर भगाते हैं। दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी है, जल्दी पिघलते नहीं हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है इनकी और रेजिस्टेंस, केमिकल का रेजिस्टेंस है, इसलिए इनको वाटर प्रूफिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में यूज़ करते हैं। आप देखें बिजली के तारों के ऊपर जो इंसुलेटर लगा रहता है, ओके, बीइंग बायो कंपैटिबल दे आर आल्सो यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स। अब एक सवाल भी एनसीईआरटी ने लिखा है वाटर सिलिकॉन्स। ये एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा तरीका रहता है, पहले पूरा पढ़ाता है फिर पूछता है वाटर सिलिकॉन्स। तो अब आप इसका जवाब दे सकते हैं, सिंपल सिलिकॉन कंसिस्ट ऑफ चेन्स इन विच एल्काइल और फिनाइल ग्रुप्स ऑक्यूपाई द रिमेनिंग बॉन्डिंग पोजिशंस ऑन ईच सिलिकॉन, दे आर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलेंट इन नेचर। अच्छा, कभी अगर नीट सवाल पूछेगा तो यही लैंग्वेज मिलेगी, ये बात याद रखना। अगला है सिलिकेट्स। अभी तो सिलिकॉन पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? सिलिकेट्स। अ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट मिनरल एग्जिस्ट इन नेचर। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर, पहले एग्जाम्पल याद कर लें, फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका एंड एस्बेस्टॉस। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO4 -4, इसको ऑर्थोसिलिकेट बोलते हैं। इसको बना के ही दिखा दूं पहले तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा बच्चों, है ना। सिलिकेट बना लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ सिलिकेट।
सिलिकेट्स किनको कहा जाता है और ऑर्थो सिलिकेट्स से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, एक सिलिकॉन एटम मैंने बनाया है, ठीक है। इसके चारों तरफ मैं ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना देता हूँ। तो अगर इसको चारों तरफ ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना दें तो आप जानते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन अगर O- हो जाए तो ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये चारों तरफ से O- से जुड़ा हुआ है तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब आप देखें जो सिलिकॉन है इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, इट विल बी टेट्राहेड्रल। 1 सिलिकॉन is surrounded by how many? Is surrounded by 4 oxygens. So 1 silicon is surrounded by 4 oxygen atoms. और अगर इसका मैं जनरल फार्मूला लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ Si 1 है, ऑक्सीजन 4 है और ओवरऑल चार्ज कितना है -4। SiO4 -4 ये जो है ये मोस्ट बेसिक यूनिट होती है, सबसे बेसिक यूनिट है। और किसकी बेसिक यूनिट है? सिलिकेट्स की। तो मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, ये आपको याद रखना है। और सिलिकेट्स की इस बेसिक यूनिट का नाम भी आपको याद रखना है बच्चों, इसका नाम होता है ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट। अब जरा एक चीज़ आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आगे की बातें आसान हो जाएंगी। ज़रा इस सिलिकेट को ध्यान से देखें बच्चों, है ना। इस सिलिकेट को आप बहुत ही ध्यान से देखें तो इसमें एक सिलिकॉन एटम है, ये ऑर्थोसिलिकेट है, ठीक है। बीच में एक सिलिकॉन एटम है और चारों तरफ इसके O- लगा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। भाई अभी तो ऑक्सीजन ने कितने बनाए हैं? 1 बॉन्ड, बट ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। ये बात हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें से अगर आप देखें तो इसमें चारों तरफ से और बॉन्ड बनाने की संभावना है। भाई ये कहीं से लिंक हो सकता है, ये ऑक्सीजन भी किसी से जुड़ सकता है, ये ऑक्सीजन भी लिंक हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कैन बी शेयर्ड। ऑक्सीजन हो सकता है शेयर हो, ऑक्सीजन कैन बी शेयर्ड। अब ऑक्सीजन अगर शेयर होगा तो आप समझ सकते हैं कि नए स्ट्रक्चर बन के सामने आएंगे। एक आध मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो एक आध बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ऑर्थोसिलिकेट की हम लोग बात कर चुके हैं, एक मैं आपको और बना के दिखाता हूं। देखो एक सिलिकॉन मैंने बनाया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे रख लिया। ये ऑक्सीजन शेयर्ड है। अब वो जो ऑर्थोसिलिकेट अभी मैंने बनाया था उसको मैंने क्या किया है, वैसे 2 यूनिट को जोड़ दिया है। अब आप इसमें देखें जो जो नहीं शेयर्ड है उस पर कैसा चार्ज होगा? माइनस चार्ज, ऑब्वियसली, तभी तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और जो शेयर्ड है उस पर माइनस चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिख के दिखाएं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Si2 हो जाएगा इस बार। ऑक्सीजन गिन लो बच्चों, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 6 और एक ये 7, यानी ऑक्सीजन 7 हो जाएगा। लेकिन जो माइनस चार्ज होगा वो होगा -6। -6 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि एक ऑक्सीजन क्या है? शेयर्ड है। तो ये क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। इसको बोलते हैं पायरोसिलिकेट। इससे पहले क्या बनाया था? मोस्ट बेसिक यूनिट ऑर्थोसिलिकेट, ये है पायरोसिलिकेट। इसमें एक ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन इज शेयर्ड। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें एक ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया है? शेयर्ड हो गया है। और इसको बोलते हैं क्या? पायरोसिलिकेट। एंड 2 ऑर्थोसिलिकेट्स यूनिट्स आर एडेड टू फॉर्म दिस। अब ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट के अलावा और भी सिलिकेट होते हैं, बट उनको हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि अगर आपको कहीं लिखा मिले SiO4-4 देन दिस इज़ ऑर्थोसिलिकेट। ये कौन सा सिलिकेट है? ऑर्थो। अभी मैंने आपको बना के इसको दिखाया भी था बच्चों। नाउ दिस ऑर्थोसिलिकेट में 0 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। तो यहाँ पर हेडिंग हम लोग लगा देते हैं तो उससे थोड़ा सा टेबल हमारी इजी हो जाएगी। ये इधर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने लिखा है नेम और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन, कि कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हैं ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इस टेबल में जो पहला मेंबर मैंने बनाया है दैट इज़ ऑर्थोसिलिकेट। चित्र भी बना दिया था तो इसके बारे में आप अच्छे से जान के होंगे।
दूसरा है Si2O7 और यहाँ पे -6 चार्ज है। इसका जो नाम अभी हम लोगों ने लिखा था वो क्या लिखा था बच्चों? दिस वॉज पायरोसिलिकेट, ठीक है। और इसके अंदर आप देखें तो 1 एटम इज शेयर्ड, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है दैट इज SiO3 और इस पे यहाँ पे N रहेगा, यहाँ पे -2N रहेगा। सो दिस इज SiO3, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। और इसको बोलते हैं लीनियर सिलिकेट, दिस इज कॉल्ड लीनियर सिलिकेट। और या फिर सेम फार्मूला हो जाता है कि इसका चेन सिलिकेट भी बोलते हैं इसको, चेन या फिर रिंग का भी यही होता है, मतलब जिसमें भी दो तरफ से जुड़ना हो, चेन, रिंग या लीनियर। और इसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। नाउ वी विल गो टू द फोर्थ वन दैट इज Si2O5 और यहाँ पे इसका जो ये जनरल फार्मूला है N और -2N हो जाएगा चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? शीट सिलिकेट। नाउ व्हाट इज शीट सिलिकेट? शीट का मतलब होता है 2 डायमेंशनल शीट बन गई है, ठीक है बच्चों। सिलिकेट थोड़ा सा अच्छा नहीं लिख पाया, आई होप आप समझ जाएंगे। सिलिकेट, और इसमें कितने शेयर्ड होते हैं? इसमें 3 एटम्स आर शेयर्ड, ठीक है, 3 ऑक्सीजन्स आर शेयर्ड। नाउ द फिफ्थ वन आई एम राइटिंग हेयर, फिफ्थ वन इज SiO2 और SiO2 पे मैंने लिखा N और यहाँ चार्ज मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब आप खुद सोचें कि चार्ज क्यों नहीं है। इसको बोलते हैं 3D सिलिकेट और इसका चित्र हम लोगों ने अभी बनाया भी था। तो 3D सिलिकेट क्या है? इसके अंदर ऑल 4 एटम्स आर शेयर्ड। अब आप सोचो अगर सारे ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे तो फिर आपको चार्ज कहाँ देखने को मिलेगा? तो यहाँ इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इसमें से जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जिसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे वो हैं ये दोनों। ये यहाँ से लाइन बना देता हूँ, इस लाइन थोड़ा लाइन सीधी नहीं बन रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करने का भी ऑप्शन है, मुझे ज़रा 1 सेकंड का टाइम दें तो मैं इसको करने की कोशिश भी करूँगा। आई विल ट्राई। ओके, लाइन गायब हो गई है एंड मुझे लगता है मुझे बाद में ट्राई करना चाहिए सीख के फिर। ओके, आई हैव गॉट अ रूलर, सो चलिए लाइन में नेक्स्ट टाइम ड्रॉ कर दूँगा, बट आई होप आपको बात समझ में आ गई है। Okay, so this is the line and I can shift it here. Okay, so now I can draw it. इस पे एक लाइन मैंने बना दी है। Now the line is there, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आपसे ये बताना चाहूँ कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर का जो ये दोनों लिखा हुआ है, इनका आपको क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर, और इनका क्या पता होना चाहिए? नाम, इसमें शेयर्ड ऑक्सीजन, यानी सब कुछ पता होना चाहिए। बाकी नीचे वालों का अगर फार्मूला आप याद कर लें, हालांकि पूछे गए हैं तो आप इसका फार्मूला याद कर लें तो दैट इज़ अ गुड थिंग। लेट्स गो बैक टू अवर NCERT। सिलिकेट्स हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है तो वी डोंट नीड टू गो एंड रीड दैट। अब यहाँ पर आप देखें, थोड़ा पढ़ते हैं NCERT ने कितनी जानकारी दी है, उसको भी देख लेते हैं। Silicates discrete unit is either present or a number of such units are joined together. ऐसी units together join होती हैं via corners by sharing 1, 2, 3 और 4 ऑक्सीजन एटम। हमने चारों देख लिए। 1 शेयर होगा तो ऑर्थो, 2 होगा तो पैरा, 3 होगा तो रिंग, 3 होगा नहीं, 1 शेयर होगा तो 0 शेयर होगा तो ऑर्थो, 1 शेयर होगा तो पायरो, 2 शेयर होंगे तो लीनियर, 3 शेयर होगा तो शीट और 4 शेयर होगा तो 3D सिलिकेट बनेगा। When silicate units are linked together, they form chain, ring, sheet, 3D structures। मैंने आपको बना के दिखा दिए। Negative charge on silicate structure is नेगेटिव चार्ज। अब ये देखो चित्र बना के टेट्राहेड्रल बनाया भी गया है ना, NCERT ने बना के दिखाया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। Neutralized by positively charged metal ions. If all the 4 corners are shared with other tetrahedral units, 3-dimensional network is formed. 2 important man-made silicates are glass and cement. ये 2 man-made silicate हैं, एक तो ग्लास और दूसरा क्या है? सीमेंट।
नाउ लास्ट इज इफ एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओवरऑल स्ट्रक्चर नोन एज एल्यूमिनोसिलिकेट। तो अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 में कुछ जगह पर एल्यूमिनियम आ जाए तो उसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनोसिलिकेट। अक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, कैटायंस सच एज Na+, K+ और Ca+ टू बैलेंस इट। और ये जो एग्जाम्पल हैं इसके वो है फेल्डस्पार एंड जियोलाइट। एक जियोलाइट है जिसको कि एम्स पूछ चुका है। जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमेराइजेशन। ZSM-5 पूछा जा चुका है बच्चों ये, तो याद रखना। यूज टू कन्वर्ट, पूरा याद रखना, एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन, सीधे अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, गैसोलीन के अंदर। हाइड्रेटेड जियोलाइट आर यूज्ड इन आयन एक्सचेंज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में जियोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ग्रुप 14 समाप्त हो गया और 11th का जो पोर्शन है वो भी समाप्त हो गया है। ये जो बच्चों लिखा रहता है समरी, इस समरी को भी पढ़ा करो, इससे आपको थोड़ा सा एक बार में चैप्टर में व्यू लेना आसान हो जाएगा। NCERT इसको लिख के देता है। तो मैंने आपको NCERT की, NCERT के बाहर की सारी बातें इसमें बता दी हैं। खूब अच्छे से पढ़ें, इसको रिवाइज़ करें, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके एक बार पढ़ें जरूर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, दे आर मैंडेटरी। एग्जाम्पलर मैं आपको कुछ दिन में सॉल्व कराऊंगा ही। सो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।